गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको देखेंगे। इससे पहले हम कुछ चैप्टर देख चुके हैं जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल की बात की थी। इसके अलावा हमने जो मेटल नॉन मेटल होते हैं उनके विषय में बात हुई थी। और आज हमें जो टॉपिक लिखना है बड़े बेसिक से ये टॉपिक हम अभी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि 9-10 जो है वो सिलेबस है वो अंदर होगा। में इसको आपको पहले बेसिक से समझना है ताकि आगे वाले जो चैप्टर होंगे, आगे वाले जो लेक्चर होंगे वो आपके बिल्कुल क्लियर होंगे अगर आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम लिखना है केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड चैप्टर का नाम होगा केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड यानी हिंदी में इसे क्या बोल देंगे? रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक। अब केमिकल कंपाउंड के विषय में, रासायनिक यौगिक के विषय में जब हम बात करते हैं तो रासायनिक यौगिकों को हम मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी जो हो गई वो हो गई एसिड। एसिड यानी कि अम्ल, हिंदी में से कह देंगे अम्ल। दूसरी हो जाएगी बेस, यानी कि इसे हिंदी में बोल देंगे क्षार। और तीसरी कैटेगरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी साल्ट, और साल्ट को क्या कह देंगे? लवण। ठीक हो गया। यानी हमने केमिकल कंपाउंड को 3 श्रेणियों में बांट दिया है, एसिड, बेस और सॉल्ट में। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आने हैं वो इस प्रकार से आने हैं, जैसे कि एसिड के विषय में कुछ क्वेश्चन आएंगे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, वीक बेस कौन से हैं। सॉल्ट के विषय में आएगा कि जो प्रमुख सॉल्ट हैं इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे। एसिड और बेस जो है इनमें क्या अंतर होते हैं, एसिड बेस से जुड़ी हुई थ्योरी कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो एसिड बेस से संबंधित है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को हमें एक एक करके इसमें समझते चलना है। अब जो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, आप फिलहाल जो है सॉल्ट को आप भूल जाओ, अभी मैं बात कर रहा हूँ एसिड और बेस की। यानी सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी केमिकल कंपाउंड में ऐसी पहचान कैसे करोगे कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। उसके पहचान के क्या तरीके हैं, उन तरीकों के विषय में हम बात करते हैं कि कैसे किसी केमिकल कंपाउंड में हम ये पहचान कर पाते हैं कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो उस विषय में हम बात करते हैं शुरुआत में। अब देखिए, एक तरफ जो है मैंने लिख दिया है एसिड यानी अम्ल, और एक तरफ मैंने लिख दिया है बेस। और यहां पे मैं कुछ तरीकों की बात करने वाला हूं जिनसे कि एसिड और बेस में अंतर भी पता लगेगा, पहचान भी पता लगेगी। अब देखिए, सबसे पहले जब हम देखते हैं एसिड बेस को, तो पहली बात जो पहला पॉइंट आता है, कुछ तरीके हैं एसिड बेस को पहचानने के। उनमें पहला तरीका बड़ा सिंपल सा तरीका कि हम किसी केमिकल कंपाउंड को टेस्ट करें, हम उसे क्या करें? चखें। और जब हम उसे क्या करेंगे? चखेंगे, अगर उसका स्वाद जो होता है वो होता है सोर, यानी कि क्या? खट्टा, तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो केमिकल कंपाउंड है वो एसिड है। ठीक हो गया। अगर हम उसको टेस्ट करते हैं और उसका स्वाद जो आता है वो दिखता है बिटर, बिटर यानी कि कड़वा, तो हम ये मान लेंगे कि वो केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या है? बेस है, क्षार है। ये एक सामान्य सा तरीका, यानी टेस्ट करके पता लगाना केमिकल को कोई एसिड है या बेस है। खट्टा है तो फिर एसिड है, और अगर कड़वा है तो फिर क्या है? बेस है। ये तो सामान्य तरीका हो गया। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, यानी पीएच स्केल के आधार पे, पीएच वैल्यू के आधार पे, पीएच मान के आधार पे हम एसिड और बेस को कैसे पता लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीएच वैल्यू के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। देखिए, अलग से फिर यहाँ पे वो अंतर लिखेंगे, अलग से मैं कुछ बात आपको बता रहा हूँ जो आपको नोट करनी है। सबसे पहली बात कि जो ये पीएच वैल्यू होती है, ये क्या होता है? पीएच वैल्यू जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगी पीएच की? तो इसको कहेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में बोल देंगे हाइड्रोजन की सांद्रता। हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है उसे उसकी पीएच वैल्यू कहेंगे। जो ये पीएच वैल्यू होती है इसको एक स्केल से मापा जाता है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल जो है, पीएच वैल्यू को हमें मापना है किस स्केल से? पीएच स्केल से।
इस पीएच स्केल को सबसे पहले जो डेवलप किया था, इस पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया था उस व्यक्ति का नाम था सोरेनसन। तो सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले किसके विषय में बताया था? पीएच स्केल के विषय में बताया था। अब एक रेलवे के पेपर में जो क्वेश्चन आया उसमें सन के साथ पूछा गया, यानी ये पूछा गया कि सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज कब की। ठीक हो गया, यानी कि आपको उसमें क्या बताना था? टाइम पीरियड भी बताना था, समय बताना था। अब इस बात को भी आपको ध्यान से सुनना है। सोरेनसन ने जो किया पीएच स्केल की खोज, एनसीईआरटी या कोई बुक या फिर नेट पे अगर आप चेक करते हो तो इसका सन जो मिलेगा ये मिलेगा 1909। क्या मिलेगा? 1909। एनसीईआरटी वगैरह में भी और प्रत्येक बुक में, नेट में आप चेक करोगे 1909 मिलेगा कि 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। जबकि रेलवे का जो पेपर था, वो परीक्षा थी, उसमें 1909 ऑप्शन में नहीं था, बल्कि वहां पे 1909 की जगह जो ऑप्शन था, जो उसने आंसर दिया वो 1913 था। 1913। एनसीईआरटी वगैरह सब जो है 1909 बताते हैं, उस पेपर में 1913 था और उसने आंसर भी 1913 दिया था। अब ये क्या बात है? आपको सिंपल सी बात है, आप वन दरोगा को अगर दे रहे हो और 1909 ऑप्शन में, क्योंकि उसमें साफ लिखा है 9th 10th की एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो 1909 ही आंसर होगा। और रेलवे के पेपर में भी ये नहीं बता रहा मैं कि बुक में कुछ गलत है, रेलवे के पेपर में भी 1909 का ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने 1913 दिया। लेकिन अगर डिटेल अध्ययन इसका किया जाए तो 1909 में सोरेनसन ने एसिड और बेस के विषय में बताया, और धीरे धीरे 1913 तक जो सोरेनसन था इसने पीएच स्केल के विषय में बता देता। यानी पीएच स्केल जो डेवलप हुआ था, वैसे 1913 जो है वो सही आंसर है, जो कि रेलवे ने दिया 1913 वो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन एनसीईआरटी वगैरह जो है 1909 को मान के चलती है, इसलिए उत्तराखंड के एग्जाम्स में भी आएगा तो दोनों ऑप्शन कभी साथ नहीं होंगे। 1909 वाला आपको मिलता है तो एनसीईआरटी बेस पे आपको 1909 टिक कर लेना है। ठीक हो गया? अब ये तो सन की बात हो गई। अब ये पीएच स्केल है क्या, इसके विषय में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पीएच स्केल क्या है इसको आप समझिए। इस प्रकार से कोई स्केल है, इसमें यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14। यानी पीएच स्केल में 0 से 14 तक के अंक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से 14 तक के अंक। पीएच स्केल के ऊपर अगर किसी केमिकल को डाला जाता है, अगर उसकी पीएच वैल्यू जो है 0 से ऊपर और बिलो 7 यानी 7 से कम आई, यानी कि अगर वैल्यू जो आई 0 से लेकर 7 से कम, 7 से कम यानी कि 6.8, 6.9 कितनी भी आ गई, यानी यहाँ इसकी अगर वैल्यू आई इतनी 7 से कम 0 से लेके, तो ये कहलाएगा कैसा नेचर का? एसिडिक, अम्लीय प्रकृति का। 0 से लेके 7 से कम ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं, अम्लीय प्रकृति का वो केमिकल कहलाएगा। जैसे आप इसके ऊपर पीएच स्केल के ऊपर अगर दही डाल दो तो वो उसका जो पीएच मान आएगा वो इसके बीच में आ जाएगा, इस वजह से हम कहेंगे कि उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। ठीक हो गया? अगर किसी केमिकल को आपने इसके ऊपर डाला, केमिकल कंपाउंड को, और उसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट आई 7, कितनी आई? 7। पीएच वैल्यू कितनी आ गई? 7। पीएच वैल्यू आई है 7। तो अगर एग्जैक्ट 7 आई तो ये होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी उदासीन, ना ये एसिडिक होगा ना ये क्या होगा? बेसिक होगा। इसको न्यूट्रल में हम ले लेंगे, यानी कि इसको हमें लेना है न्यूट्रल में। न्यूट्रल यानी कि उदासीन। अब यहां से एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि निम्न में से कौन है जिसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर जो आएगा, न्यूट्रल जो होता है पीएच मान 7 वाला, ये होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर यानी हिंदी में से कहेंगे आसुत जल। आसुत जल, आसुत जल जो होता है इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्लियर सी बात आपको याद रखनी है। आसुत जल की बात यहाँ पे हो रही है, भारी जल की बात नहीं हो रही। भारी जल होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी हो रही? डिस्टिल्ड वाटर की हो रही, जो कि हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी में, मोटर कार की बैटरियों में जो डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है उसकी बात हो रही। उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यानी वो किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक हो गया?
आगे चलते हैं। अगर जो है और आगे की आप बात समझिए, किसी का पीएच वैल्यू किसी केमिकल कंपाउंड की क्या है 7 से ज़्यादा है और 14 तक है, यानी कि कितनी है 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा कितने तक 14 तक, क्योंकि ये पीएच स्केल 14 तक ही मापता है, तो ये क्या माना जाएगा बेस माना जाएगा। यानी कि इसके बाद वाली जो अगर आती है, यहाँ पे तो था न्यूट्रल, और इसके आगे जितनी बात आएगी ये सब कैसी प्रकृति का माना जाएगा बेसिक, यानी कि क्षारीय। 0 से लेके और 7 से कम तक का है एसिडिक, 7 पे है न्यूट्रल, 7 से ऊपर और कहाँ तक 14 तक ये कैसा है बेसिक है, क्षारीय। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी क्षारीय हो जाएगी। अब यहां से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कौन जो है एसिडिक है, कौन जो है बेसिक है, यानी एसिडिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी पीएच स्केल के विषय में। थोड़ी सी बात हमें और समझनी है पीएच स्केल के विषय में। देखिए पीएच स्केल के विषय में अगर थोड़ी सी बात मैं आपको और बताऊं तो यहाँ पे आप दोबारा ध्यान से देखिए, कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज देखिए आप इसके अंतर्गत, जैसे कि ये पीएच स्केल था, जीरो 7 और 14 तक अंक थे, ठीक हो क्या। अब जैसे अगर किसी केमिकल कंपाउंड का पीएच वैल्यू का मान आया 0.5 या आया 1.5 या आया 2.5 या आया 3, ठीक है, इतना, यानी एक सीरीज जो बनी वो 0 से लेके 3 तक की पीएच वैल्यू क्या आ रही है, 0 से लेके 3 तक की अगर पीएच वैल्यू आ रही है तो सीधी सी बात है कि 7 से नीचे नीचे वाले तो एसिडिक होते हैं, 0 से 3 वाले जो होंगे इनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको नाम दिया जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, हिंदी में बोलेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल इन्हें कह देंगे। अगर इसकी पीएच वैल्यू जो है 3 से ज्यादा आ रही है और 7 से कम आ रही है, माना बात जो है इसकी पीएच वैल्यू 3.5, 4.5 और 6.5 इतने तक इसकी चल रही है, अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे होनी चाहिए तो इनको बोल देंगे हम क्या वीक एसिड, वीक एसिड, यानी हिंदी में बोल देंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यानी कि ये बात क्लियर हो रही है कि किसी केमिकल कंपाउंड जो कि एसिड है उसका अगर पीएच वैल्यू का मान जितना कम है, यानी वो जितना नजदीक है 0 के, उसकी प्रकृति उतनी ज्यादा एसिडिक होगी, उसकी प्रकृति उतने ज्यादा एसिडिक होगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि किसी की पीएच वैल्यू 2 है, किसी की 1 है और किसी की 3 है, तो इनमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा 1 वाला, जो कि किसके नजदीक होगा 0 के, और इसमें अगर 0.5 भी ऑप्शन होता तो ज्यादा एसिडिक कौन होता 0.5 वाला, यानी कि 0 के जितने करीब आएगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और 0 से लेके अगर 3 तक किसी का पीएच वैल्यू आ जाती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में गिना जाएगा, 3 से ऊपर और 7 से नीचे आती है तो उसको क्या कहेंगे वीक एसिड कहेंगे, ठीक है। यानी अम्ल के बारे में ये बात क्लियर हो गई कि अम्ल के संबंध में, एसिड के संबंध में पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा। एक बात और आपको देखनी है, यहां से जो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताए, स्ट्रॉन्ग एसिड जिन्हें मैंने कहा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की परिभाषा जो मैंने बताई कि 3 तक जिनकी पीएच वैल्यू है, इनमें जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों जो आएंगे ये किस में आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाते हैं। ये तीनों किस में शामिल किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में शामिल किए जाते हैं। बाकी वीक एसिड की अगर मैं बात करूं तो वीक एसिड में, जैसे यहीं पे मैं वीक एसिड के विषय में बता रहा हूं, तो वीक एसिड जैसे कि हम बात कर लें ऑक्सैलिक एसिड की, जो टमाटर के छिलकों में हमें देखने को मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसके अलावा जो अंगूर में देखने को मिलता है टार्टरिक एसिड, इसके अलावा खट्टे फलों में जो देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड, ये सारे वीक एसिड में शामिल किए जाते हैं।
और ये बात भी आपको याद रखनी है कि जिनको हम भोजन के रूप में जिन एसिड को ग्रहण करते हैं वो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बल्कि वो कौन से हैं, वीक एसिड। चाहे ऑक्जेलिक एसिड की आप बात करो जो टमाटर के छिलकों में मिलता है, टार्टरिक एसिड की बात करो जो अंगूर में मिलता है, या फिर सिट्रिक एसिड की बात करो आप जो खट्टे फलों में मिलता है, ये सारे किस में आते हैं, वीक एसिड में आते हैं। ठीक है, इतनी बात भी आप समझ गए होंगे। इससे आगे की बात हम करते हैं अभी इस पीएच स्केल के बारे में। अब जो 7 से ऊपर है, 7 पे तो न्यूट्रल है, अब 7 से ऊपर की अगर हम बात करें पीएच वैल्यू की, तो अगर माना बात जो है किसी का पीएच मान जो है 13 है, किसी का 12 है, किसी का 11 है, किसी का 10 है, किसी का जो है 9.5 है, तो इनको अगर हम क्रम में लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो पीएच वैल्यू होगी बेस में, यानी जो ज़्यादा बेसिक होगा, जो ज़्यादा क्षारीय होगा, 14 वाला जो होगा सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, इससे कम जो होगा वो 13 वाला होगा, इससे कम जो होगा वो कौन सा होगा, 12 वाला होगा। यानी बेस में ऐसा है कि जो 14 के जितने नज़दीक जाएगा, जो 14 के जितने नज़दीक जाएगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, उसकी क्षारीयता उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पीएच वैल्यू में ये माना जाता है कि बेस के लिए अगर हम देखें, क्षार के लिए हम देखें, तो जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा क्या माना जाएगा, क्षारीय माना जाएगा, उतना ज़्यादा बेसिक माना जाएगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू। जबकि अम्ल के संबंध में 0 के जितने नज़दीक आ रहा था, यानी जिसका पीएच मान जितना कम आ रहा था वो उतना ज़्यादा एसिडिक हो रहा था। लेकिन बेस में उल्टा हो रहा है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक हो गया, उतना ज़्यादा उस पर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा, इस टाइप की बात आएगी। अब इनमें भी जिनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 11, 12, 13, ठीक है, इसके नज़दीक होती है, यानी कि लगभग 12 से ऊपर 12, 13, 14 जिनकी वैल्यू जो होती है इतनी ज़्यादा होती है, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जो इधर से होते हैं जो 7 के नज़दीक होते हैं, इनको बोलते हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं, जैसे इसके एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस की हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस जो आ जाएंगे तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस में ले सकते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। NaOH को आपको याद रखना है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है लगभग 14 होती है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को माना जाता है, लगभग 14 इसकी होती है। KOH जो है इसकी 13.5 जो है लगभग पीएच वैल्यू होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग में इसको रखा जाता है। और जो MgOH जो है इसकी लगभग 10.5 होती है। यानी इनको अगर रखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनमें जो क्षारीय निकलेगा वो NaOH निकलेगा, जिसकी 14 जो होती है वो क्या होता है, पीएच वैल्यू होती है। ठीक हो गया, इतनी सी बात है। वीक बेस के बारे में वो ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है पेपर में, तो इतनी जानकारी जो हो गई वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया, तो इतनी बात जो निकल के आई उससे हमें पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको बताया कि पीएच स्केल सोरेनसन ने खोजा है 1903 में। पीएच स्केल में टोटल कितने अंक होते हैं, 0 से 14 तक के, और 0 से लेकर 7 से कम तक वाले एसिड होते हैं। जिसकी वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, जिसका एग्जाम्पल जो है डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल है। दूसरी बात आई थी 7 से ज़्यादा और 14 तक अगर होगा तो बेसिक हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। वापस हम जो पहुंचते हैं अपने एसिड और बेस को जो हम अलग करने के अंतरों के विषय में बात कर रहे थे, वहीं पे उस टॉपिक में वापस पहुंचते हैं। और इसकी बात जब हम करते हैं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एसिड और बेस में पीएच स्केल से क्या पता लगा, पीएच स्केल से हम, ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि पीएच मान जिनका 0 से लेकर 7 से कम होगा, यानी जो एसिड है इनका क्या होगा, पीएच मान 0 से लेकर 7 से कम होगा। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक तथा 14 तक होगा। ठीक है, ये दूसरा अंतर भी पता लग गया एसिड और बेस में। यानी आपको अगर पता करना है कि कोई केमिकल कंपाउंड एसिडिक नेचर का या बेसिक, तो आप उसको किस में डाल सकते हो, पीएच स्केल में। उसकी पीएच वैल्यू के आधार पे पता लग जाएगा कि वो केमिकल कंपाउंड एसिड है या बेस है। ठीक हो गया, थर्ड देखते हैं हम तीसरी चीज, यानी
ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। एक टेस्ट से पता लग रहा है कि खट्टा होगा तो एसिड है, दूसरा अगर कड़वा होगा तो क्या है, बेस है। अब तीसरा तरीके की हम बात कर लेते हैं। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें तो तीसरा तरीका क्या बताता है, तीसरा तरीका क्या बताता है, यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एसिड वो हैं, एसिड वो हैं जो जल के साथ, जो जल के साथ H प्लस आयन या H प्लस आयन या S3O प्लस आयन देते हैं। एसिड वो हैं जो जल के साथ H प्लस आयन या S3O प्लस आयन देते हैं। बुक्स में जो है डायरेक्टली लिखा होता है कि एसिड वो हैं जो क्या है, H प्लस आयन देते हैं, लेकिन किस में देते हैं ये भी आपको पता होना, जल के साथ क्रिया में। ठीक हो गया। अब जो H प्लस है इसे कहते हैं, जो ये H प्लस आयन मैंने लिखा इसे कहेंगे क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, इसे नाम दे देंगे हाइड्रोजन आयन, यानी H प्लस आयन जो है हाइड्रोजन आयन, और S3O प्लस जो है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये वाली बात हो गई। यानी बोलने की बात क्या है कि हम ये बोल सकता हूं मैं यहां पे से कि एसिड प्लस वाटर, ये क्या करेंगे, H प्लस और क्या देंगे, S3O प्लस। ये ऑब्लिक में होता है, जरूरी नहीं है कि दोनों को एक साथ दोनों आयन दिए, हाइड्रोजन आयन भी दें या हाइड्रोनियम, दोनों में से कोई से भी आयन ये दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कोई एसिड ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि एक एसिड ले लिया हमने HCl, वाटर की जगह H2O, तो ये क्या करेगा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तो ये इसने दे दिया कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। तो एक तीसरा यह है कि अगर आप क्या करो, उससे जल से अभिक्रिया कराओ और अगर वो हाइड्रोजन आयन देता है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और बेस में क्या होगा, यहां पे आ जाएगा बेस वह है जो जल के साथ OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव आयन जो देते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। OH नेगेटिव आयन को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। यानी यहां पे भी मैं वो बात लिख सकता हूं कि बेस प्लस वाटर, तो इससे क्या रिलीज होना चाहिए, OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोक्सिल आयन निकलना चाहिए। अच्छा, जैसे यहां पे मैं एक बेस ले लूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने लिया, प्लस वाटर की जगह H2O, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक निकलेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो अगर ये OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो मुक्त हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि NaOH क्या है, बेस है। तीसरा ये, ठीक है। यानी कि अगर जो है अम्ल की क्रिया कराई जाए वाटर के साथ तो कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन जो होंगे, H प्लस आयन जो होंगे वो मुक्त होंगे। बेस की क्रिया की जाए तो कौन मुक्त होंगे, OH नेगेटिव आयन मुक्त होंगे। एक तीसरा तरीका जो है ये भी है, ये तरीका आपका आगे भी काम आएगा। ठीक हो गया। इतनी जानकारी जो हो गई, ये तीसरा तरीका हो गया एसिड और बेस में अंतर करने का। एक और तरीके की हम बात कर लेते हैं, चौथे तरीके की हम बात करते हैं। ठीक है, चौथे तरीके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको रब करके मैं अब चौथे तरीके की बात कर रहा हूं कि चौथा तरीका क्या होगा, एसिड और बेस में अंतर करने का। चौथे तरीके की अगर हम बात करें तो एक टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट, जिसको हम कहते हैं लिटमस टेस्ट, कि लिटमस टेस्ट से क्या करना, एसिड और बेस का पता लगाना। तो इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। ये लिटमस टेस्ट जो है, एक लिटमस पेपर जो होता है लैब में, उसके द्वारा, उसके विषय में अभी मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं।
लेकिन इस टेस्ट से जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे आप याद रखोगे? आपको एक शब्द याद रखना है बार, BAR, बार, और इसी से जो हो जाएंगे आपके वो दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यानी कि क्या बार मतलब क्या है? यहाँ मैंने B लिख दिया, यहाँ A लिख दिया, यहाँ R लिख दिया। B जो है वो नीला लिटमस पेपर यानी ब्लू, यहाँ पे आएगा एसिड और यहाँ पे आएगा रेड, और ये हो गई रिएक्शन। यानी जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल दे वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड लिटमस पेपर में बदल दें वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और ठीक इसका उल्टा कर देंगे ऐसा कि रेड लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे ब्लू, तो आपको केवल एक ही चीज़ इसमें याद रखनी है और यहाँ पे आ जाएगा बेस। यानी जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल दें वो तो है बेस यानी कि क्षार, और जो ब्लू को बदल दें रेड में वो है एसिड यानी कि अम्ल। ठीक हो गया? यहाँ से ये एक और टेस्ट हो गया, इसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट के द्वारा अम्ल और क्षार में अंतर व्यक्त करना। ठीक हो गया? तो ये बात जो होगी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, और इस फॉर्मूले से आपको ये याद रखना, एक याद रखोगे तो दूसरा आप इसका अपोजिट याद रख लोगे। लेकिन यहाँ से हटके अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बार आपको याद रखना है, ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड में बदलेगा वो एसिड होगा, और रेड को जो ब्लू में बदलेगा वो क्या होगा? बेस, क्षार होगा। अब यहाँ से लिटमस पेपर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। पहली बात, लिटमस पेपर के विषय में अगर बात की जाए, लिटमस के विषय में बात की जाए तो लिटमस जो है एक प्रकार का इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब सूचक। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? सूचक है। अब जो सूचक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, यानी कि प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। तो पहली बात यहाँ से निकल के आएगी कि जो लिटमस है वो किस प्रकार में आएगा। तो लिटमस को हम लिख सकते हैं कि लिटमस पेपर जो होता है वो कैसा होता है? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अब लिटमस पेपर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं? अब जैसे कि हमने अभी अम्ल और क्षार के संबंध में तो केवल ये देखा ब्लू और रेड दो लिटमस पेपर की बात की, लेकिन ऐसा होता नहीं कि केवल दो ही कलर के लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर जो होते हैं वो कई सारे कलर के लिटमस पेपर होते हैं। पिंक भी होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, और इसके अलावा भी कई सारे कलर होते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे एसिड बेस में जो काम था वो दो कलर का था। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, यानी कि इसका वास्तविक रंग होता क्या? क्योंकि इसके ऊपर डाई लगा के जो है अलग अलग रंग का लिटमस पेपर तैयार किया जाता है, लेकिन नेचुरल कलर क्या होता है? अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो कोई रेड टिक करता है, कोई जो है ब्लू टिक करता है, कोई पिंक टिक करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, यानी कि बैगनी होता है। ठीक है, नेचुरल कलर कौन सा होता है? बैगनी होता है, पर्पल। एक क्वेश्चन तो ये आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जब इसके विषय में हम देखेंगे तो ये लिटमस पेपर जो तैयार किया जाता है ये तैयार किया जाता है लाइकेन से। किससे तैयार किया जाता है? लाइकेन से लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है। अब ये लाइकेन क्या है? लाइकेन एक प्रकार का पौधा है, और किसके अंतर्गत इसको हम रखते हैं? थैलोफाइटा। जब हम बॉटनी पढ़ते हैं तो इसको रखा जाता है किसके अंतर्गत? थैलोफाइटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, लाइकेन एक पौधा है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, तो थैलोफाइटा है क्या? तो थैलोफाइटा में हम उन प्लांट्स को रखते हैं जिनमें थैलस लाइक बॉडी होती है। अब ये थैलस लाइक बॉडी क्या है? जैसे कि अगर मैं आपके हाथ में एक प्लांट दूं और मैं उसमें आपको ये बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि इसकी रूट पार्ट कौन सा है, यानी जड़ वाला हिस्सा कौन सा है, इसका तना वाला हिस्सा कौन सा, और इसकी लीव्स कौन सी है, पत्तियां कौन सी हैं। तो मैंने अगर जैसे आपको मिर्च का पौधा दिया तो आप क्लियर बता पाओगे कि ये इसकी जड़ें हैं, ये तना है और ये पत्तियां हैं, तो क्लियर पता लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको काई निकाल के आपके हाथ में दे दूं कोई सवाल,
और मैं ये बोलूँ कि आप ये बताओ कि इसकी जड़ कौन से हैं, इसका तना कौन सा है, पत्तियाँ कौन सी हैं। तो जिन पौधों में हम ये क्लियर नहीं बता सकते कि इसका रूट पार्ट कौन सा है, स्टेम पार्ट कौन सा है और लीव्स कौन सी हैं, उनको बोला जाता है थैलस लाइक बॉडी वाले प्लांट, यानी उनको रखते हैं हम थैलोफाइटा में। यानी अगर आपको लाइकेन का पौधा दिया जाएगा तो आप उसमें अलग अलग रूट को नहीं बता पाओगे, ना आप स्टेम को बता पाओगे, ना पत्तियों को बता पाओगे, ठीक है, इसलिए थैलोफाइटा में। अब ये भी देखते हैं हम कि लाइकेन जो होता है ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। एक तो इसमें होता है एल्गी यानी कि शैवाल, ठीक हो गया। एक तो इसमें एल्गी होता है, शैवाल होता है, और दूसरा जो इसमें होता है फंजाई होता है यानी कि कवक होता है। ठीक है, एल्गी जो होता है इसके बारे में एक बात आपने सुनी होगी कि एल्गी जो होता है इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, एक पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है। एल्गी में, शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें एक प्रक्रिया होती है जिसे फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। यानी कि एल्गी जो होते होंगे सपोसी होते होंगे, अपने भोजन का निर्माण करते होंगे, तो यानी कि ये क्या बना लेते होंगे, भोजन बना लेते होंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब फंजाई जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कवक जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं, इनकी एक खास बात होती है कि इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है ये काफी अधिक होती है। यानी कि पानी को अवशोषण करने की क्षमता इनकी काफी अधिक होती है। किसकी? कवकों की। क्लोरोफिल तो है नहीं इनमें, अब क्लोरोफिल नहीं है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो होगी नहीं। लेकिन इनमें एक दूसरा गुण है कि ये वाटर एब्जॉर्ब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जल के अवशोषण की क्षमता ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि लाइकेन में ये दोनों साथ रहते हैं। जो कवक होगा वो क्या करेगा, एल्गी से क्या प्राप्त करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, और जो एल्गी होगी वो कवक से क्या करेगा, वाटर प्राप्त करेगा। एल्गी को कवक को एल्गी से भोजन मिल जा रहा है, और एल्गी को कवक से क्या मिल जा रहा है, जल मिल जा रहा है। यानी साथ साथ रहने में दोनों का फायदा है, दोनों साथ साथ रहने और दोनों का ही क्या हो रहा है, इस चीज में फायदा हो रहा है। तो बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं इस प्रकार का रिलेशनशिप जिसमें कि दो अलग अलग जाति के जीव जो हैं साथ साथ रहते हैं और दोनों को ही उस रिलेशन में क्या हो फायदा पहुंचे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये भी आ जाता है कि लाइकेन में जो है एल्गी, कभी तो ये आ जाता है कि एल्गी और फंजाई जो है इनका मिश्रित रूप जो है वो लाइकेन है, और ये किस रिलेशन में रहते हैं, तो आपको टिक करना है कौन सा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें दोनों को ही फायदा पहुंचता है। ठीक हो गया। इतनी बात जो हो गई वो लाइकेन से जुड़ी भी आ सकती है। नेचुरल कलर इसका बैगनी है, थैलोफाइटा में से रखा जाता है। इसमें एल्गी और फंजाई जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं और दोनों को ही फायदा पहुंचता है। ठीक है। अब एक बात जो है और आपको समझनी है, लाइकेन के अलावा भी कुछ इंडिकेटर और हैं। जैसे एक नेचुरल इंडिकेटर जो है वो टर्मरिक भी है, यानी कि कौन, हल्दी। हल्दी जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। देखिए हल्दी को बारे में आपको पता है कि इसका नॉर्मली जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। अब इस हल्दी के संबंध में देखिए आप एक चीज, अगर आपको किसी केमिकल का पता करना है हल्दी के माध्यम से कि वो एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो आप क्या कीजिए, उस केमिकल कंपाउंड को हल्दी के ऊपर जब डालेंगे तो अगर वो एसिड होगा तो फिर हल्दी का जो नेचुरल कलर है पीला, उसमें नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी वो पीले का पीला ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आता है अगर वो क्या है, एसिड है। लेकिन वो अगर बेस है तो फिर वो पीला रंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो फिर हल्दी जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम कर रही है कि अगर आपने कोई केमिकल कंपाउंड डाला और उसमें कलर में कोई भी चेंज नहीं आया तो ये मान के चलो कि वो केमिकल कंपाउंड जो है एसिडिक नेचर का है,
लेकिन अगर उस केमिकल कंपाउंड के डालने पे हल्दी का नेचुरल कलर जो है, जो कि येलो था, वो बदल के हो जा रहा है रेड, तो समझ लो कि वो क्या था, बेस था। जैसे कि आपने भोजन किया और आपके जो कपड़े हैं उन पे क्या गिर गया, आपकी कमीज पे जो है वो मसाला गिर गया, आपने उसे धुला, साबुन से धुला, तो धोने वाला जो साबुन होता है वो बेस होता है, क्षार होता है, और उसके बाद आप देखते होंगे कि वो जो दाग है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो यही कारण उसका रहता है कि वो क्योंकि बेसिक नेचर से जब मिलता है तो वो क्या दे देता है, रेड कलर दे देता है। ठीक हो गया। तो ये तो बात लिटमस और हल्दी के विषय में हुई। इनके अलावा भी कुछ आर्टिफिशियल क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, यानी कि कृत्रिम सूचक। आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। वो कृत्रिम सूचक कौन से हैं उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी कई डाइज होती हैं जिनका यूज हम करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर के तौर पे। अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन से हैं? कृत्रिम सूचक हम इन्हें बोलेंगे हिंदी में, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को। अब इनके विषय में जब हम बात करें तो वैसे तो ये बहुत सारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, आपको पेपर की दृष्टि से दो याद रखने। कौन कौन से? पहला जो होगा वो होगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा आपको जो याद रखना है वो रखना है फिनोप्लिन। फिनोप्लिन, फिनोप्लिन। इन दोनों के विषय में आपको कम से कम याद रखना है। अब जो ये मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, इसका जो नेचुरल कलर होता है ये होता है लाइट ऑरेंज। ये एक प्रकार की डाई है, लाइट ऑरेंज रंग होता है किसका, मिथाइल ऑरेंज का। ठीक हो गया। अब इस मिथाइल ऑरेंज के ऊपर आप ऐसा केमिकल डालोगे अगर जो कि एसिडिक नेचर का है, तो ये हो जाएगा रेड कलर का। इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और इसी मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर आपने कोई ऐसा केमिकल डाला जो बेसिक नेचर का है, तो इसका कलर बदल के क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, जिससे कि पता लग जाएगा कि एसिड है या बेस है। आपको मिथाइल ऑरेंज के ऊपर डालना है, अगर रेड हो गया तो एसिड, और अगर येलो हो गया कलर तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो ये फिनोप्लिन है, इस फिनोप्लिन की अगर हम बात करें तो इसका जो नेचुरल कलर होता है ये कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। अगर इसके ऊपर आपने कोई एसिडिक नेचर वाला केमिकल डाला तो ये तभी भी रंगहीन रहेगा, यानी कि नो चेंज। इसका कोई कलर नहीं आएगा, ये पहले भी रंगहीन है और ये रंगहीन ही रहेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आपने कोई बेसिक चीज़ डाली तो इसका कलर जो हो जाएगा वो पिंक हो जाता है, और इस प्रकार से क्या होती है, पहचान हो जाती है। ठीक हो गया, पिंक। इसका कलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इतनी जानकारी जो है आपको पता होनी चाहिए। मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिडिक नेचर का डालेंगे तो रेड, बेस डालेंगे तो येलो। फिनोप्लिन में अगर एसिड तो नो चेंज, बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा इसका कलर। इतनी चीज़ जो है आपको इसके विषय में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे की बात करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और बिल्कुल आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है पेपर की दृष्टि से। थोड़ी सी और आगे हम बात करते हैं। नोट में एक चीज लिख सकते हैं हम, एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अम्ल और क्षार जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब इस बात को दूसरे तरीके से अगर हम बोलें
तो इस टाइप से लिखा होता है कि एसिड और बेस जो होते हैं ये किस प्रकृति के होते हैं, ये लिखा होता है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटिया। वैद्युत अपघटिया, इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोल देंगे, वैद्युत अपघटिया, इस प्रकृति के होते हैं। अब वैद्युत अपघटिया किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटिया जो होगा ऐसा लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, ऐसा लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और इतनी बात हमें पता है कि फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि करंट जो है इसको पास होने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फ्री आयंस चाहिए होते हैं, मुक्त आयन चाहिए होते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि एसिड जो है उनमें कौन से आयन है, H+ आयन है, और बेस में कौन से, OH नेगेटिव है, यानी फ्री आयन है। इसलिए बोला जाता है कि एसिड और बेस दोनों कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रकृति के होते हैं। ठीक हो गया, ये बात भी आपको आ जाएगी समझ में कि ये गुड कंडक्टर क्यों होंगे, तो हम बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रोलाइट प्रकृति के क्यों होंगे, क्योंकि इसमें मुक्त जो आयन है वो उपस्थित हैं H+ और OH नेगेटिव के रूप में। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में इसके अंतर्गत आ गई होगी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एसिड बेस से जुड़ी हुई कुछ थ्योरी की, कुछ सिद्धांतों की, अम्ल और क्षार से संबंधित कुछ सिद्धांतों की। यहाँ पे मैं उन ही सिद्धांतों की बात करने वाला हूँ जो 1 दरोगा के सिलेबस में, लेकिन जब बात करेंगे हम LT साइंस वाले बैच में तो उसमें हमें एसिड बेस और साथ में जो ये वाले सूचक हैं इनकी संख्या जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप पशुधन प्रसार अधिकारी का करते हैं, 12th लेवल जो है उसकी बायोलॉजी आप करते हो तो उसमें सूचकों की संख्या जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और ये चैप्टर जो होगा वो थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी तो वैसे ये चैप्टर शुरू है, अभी इस चैप्टर के आपको जो होंगे 4-5 वीडियो इसी चैप्टर से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक हो गया, और आगे हम बात करते हैं एसिड बेस से जुड़ी हुई थ्योरी की, यानी सिद्धांतों की। इन सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले जो थ्योरी आती है उसको बोलते हैं आरहेनियस की थ्योरी, यानी आरहेनियस का सिद्धांत, यानी ये साइंटिस्ट का नाम होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आरहेनियस थ्योरी, आरहेनियस का सिद्धांत। आरहेनियस का सिद्धांत क्या है, कुल मिला के ये थ्योरी है क्या, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड की अलग अलग परिभाषाएं बताई, बेस की अलग अलग परिभाषाएं बताई। अगला साइंटिस्ट जो है अलग ढंग से बताता है कि एसिड इसे कहेंगे, बेस इसे कहेंगे, और उन्हीं को हम यहाँ सिद्धांतों में पढ़ते हैं कि किस साइंटिस्ट ने एसिड की क्या परिभाषा बताई और बेस की क्या परिभाषा बताई। तो उन्हीं सिद्धांतों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें नाम जो आ रहा है वो आरहेनियस की थ्योरी का आ रहा है। आरहेनियस की थ्योरी बड़ी सिंपल सी, आरहेनियस ने क्या बताया, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं इसमें, ये आरहेनियस की थ्योरी थी। यानी आरहेनियस ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एसिड वो होंगे जो वाटर के साथ क्या करेंगे, H+ आयन या H3O+ आयन देंगे, और बेस वो होंगे जो वाटर के साथ OH नेगेटिव आयन देंगे। इसी थ्योरी को, यानी कि अगर वो बोलेगा कि ये किसने कहा कि एसिड वो हैं जो वाटर के साथ H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ये आप टिक करना है किसमें, आरहेनियस की थ्योरी में। ये आरहेनियस का सिद्धांत है, ये आरहेनियस की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, इतनी सी बात आरहेनियस की थ्योरी। ठीक है, आरहेनियस की थ्योरी जो है वो बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। ये थ्योरी इतनी सी, आरहेनियस ने एसिड इन्हें का और बेस इन्हें का, जो H+ देंगे उन्हें एसिड का, जो H नेगेटिव देंगे इन्हें क्या का, बेस कह दिया। ठीक हो गया। अब दूसरी थ्योरी की हम बात करते हैं। ये थ्योरी है, 2 लोगों ने दी थी, ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। हिंदी में बोलेंगे ब्रॉनस्टेड एंड लोरी का सिद्धांत। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने आरहेनियस वाली थ्योरी में थोड़ा सा चेंज किया और अपनी एक थ्योरी थी, अम्ल और क्षार की अपनी एक परिभाषा दी। उस परिभाषा की हम बात कर लेते हैं।
परिभाषा कुछ ऐसी है, देखिए थ्योरी को आप समझना, बहुत ही सरल सी थ्योरी है। ब्रॉनस्टेड और लॉरी ने क्या किया, आरएनएस के सिद्धांत में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, आरएनएस क्या कहते थे कि एसिड वाटर के साथ क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ऐसा आरएनएस कहते थे कि उन्हें एसिड कहते हैं। इन्होंने H+ की जगह प्रोटॉन लिख दिया। प्रोटॉन में भी आपको पता है कि कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बस इन्होंने क्या कर दिया, H+ की जगह क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, प्रोटॉन का डोनेशन जो करेंगे वो तो हो जाएंगे एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो हो जाएंगे क्या, बेस। सीधी बात है, एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और वहां भी क्या आ रहा था, OH नेगेटिव आ रहा था। यानी उन्हीं शब्दों का, आरएनएस के शब्दों को इन्होंने थोड़ा बदलाव कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया कि जो एसिड क्या करेंगे, वाटर के साथ प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, क्रिया करके उनको नाम दे देंगे ब्रोनस्टेड एंड लॉरी एसिड, और जो बेस जो होंगे वो क्या करेंगे, वाटर के साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें बोल देंगे ब्रोनस्टेड एंड लॉरी बेस। अब यहां से क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि इनमें से कौन सा जो अम्ल है वो ब्रोनस्टेड और लॉरी अम्ल है, यानी वो अम्ल जो प्रोटॉन देते होंगे उनको क्या बोल देंगे, ब्रोनस्टेड और लॉरी अम्ल। तो उसके कुछ एग्जाम्पल आएंगे, उनके विषय में हम बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ और थ्योरी हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो अभी ये चैप्टर शुरू हुआ, अभी बेसिक चीज़ मैंने बताई, अभी हम इसके आगे जो है बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी जो हो गई वो यहाँ तक की हो गई है। तो ये तो वन दरोगा के सिलेबस के हिसाब से, यानी 9th-10th के हिसाब से। अगर आप पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए या फिर LT साइंस के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें आपको जो होगा इससे ज़्यादा डीप मटेरियल जो होगा वो मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको इंटर स्तर का और BSc स्तर का जो है वो केमिस्ट्री भी पढ़नी है और साथ में बायोलॉजी भी पढ़नी है, और समय भी उसमें काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप जो है उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।